सो क्लास नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, यहाँ पर मैंने डायमेंशन को DMN लिख दिया, तो समझ जाना नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐसा यूज करूँ, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंशनल। ठीक है, ओके। सो यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इज, फर्स्ट हम इसको यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर। फर्स्ट इज कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। ठीक है, जैसे अगर मान लो बहुत कॉमन सी चीज है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो ये 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये 1 kg किसका है? SI सिस्टम का। ठीक है, और 1 ग्राम किसका है? CGS सिस्टम का। ठीक है, तो हम SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर तो रहे, यही तो कन्वर्जन है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट हो। कैसे करेक्ट है? ये भी मास की डायमेंशन है, ये भी मास की डायमेंशन है, डायमेंशनली करेक्ट है दोनों, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब इसमें एक चीज है जो ध्यान से सुनो, जो मिसिंग है। क्या? यहां पर तो 1 है, यहां पर 1000 है, दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। यहां पर 1 है, यहां 1000 है, और दोनों इक्वल भी है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो नंबर्स हैं किसके, यहां जो नंबर है N1 लिखते हैं, जिससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो U1 यूनिट है। ठीक है, वो इक्वल किसके होंगे? यहां पर जो नंबर्स हैं किसकी, क्वांटिटी के जो नंबर्स है, ये क्वांटिटी है टोटल, है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे U2 से। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और होने चाहिए। अगर ऐसा है तभी ये डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो फर्स्ट वाली यूनिट और सेकंड वाली यूनिट, अगर ये दो अलग अलग यूनिट है तो यहां पर ये नंबर्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो इट मीन्स N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, N1 और N2 में अगर ये N1 बड़ा है तो डेफिनेटली U2 बड़ा होगा। ठीक है, और अगर इधर N2 बड़ा है तो U1 बड़ा होगा, कॉमन। अगर मैं N1 की बात कर रहा हूं, N1 और N2 में कौन बड़ा है? 1000, यानी N2 बड़ा है, और N2 बड़ा है तो U1 बड़ा होगा। U1 इज व्हाट? kg और ग्राम में कौन बड़ा होता है? kg बड़ा होता है ना, यूजुअल। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा था। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऐसी क्वांटिटी की जो थोड़ी बड़ी हो। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉड्यूलस। अभी यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? सेकंड बुक फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे आप। ठीक है, अभी ये सिर्फ न्यूमेरिकल देखो। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 19 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन A, दैट्स व्हाई इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। A इज एरिया, F इज फोर्स। ओके, सो यंग्स मॉड्यूलस को Y से रिप्रेजेंट करते हैं। Y इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज दिस वन। ये न्यूटन पर मीटर में, यू नीड टू कन्वर्ट it into डायन पर सेकेंड, सॉरी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, न्यूटन का डायन हो जाएगा। न्यूटन का जो यूनिट है जो सीजीएस में यूज होती है, दैट इज डायन। ओके, सो विच इज इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, आपको न्यूटन पर मीटर को डायन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आंसर है, क्वेश्चन चाहता है कि आप उसको कन्वर्ट करो डायन पर सेंटीमीटर में, जो कि एक्चुअली अभी क्वांटिटी न्यूटन पर मीटर में है। सो दैट मींस वी नीड टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट, सो वी नीड टू फिगर आउट दोस नंबर्स बाय व्हिच इट गेटिंग कन्वर्टेड, है ना। ऐसे कौन से नंबर यहाँ प्लेस करने पड़ेंगे जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली आपको वो फाइंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी तो ऐसे इज ना, ठीक है, ये क्वांटिटी तो आएगी अपने पास में। यहाँ पर अभी मैं इसको 1 मान लेता हूँ कि यहाँ पर अभी मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू 1, ऐसा मान सकते हैं। तो मुझे अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट करना है डायन में, है ना। तो यहाँ पर जितने भी डायन आएंगे उसको यहाँ प्लेस कर दूंगा, इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू N2 N1 U1 है ना। ये फॉर्मूला, चलो मैं फिर से लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितना है? 1। U1 कितना लिया हमने? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू N2 हमको पता नहीं है, U2 इज डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? N2, इसको डिवाइड कर दो। ओके, सो N2 इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब इनको डिवाइड कैसे करते हैं गाइस? वंस अगेन डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, पहले डायमेंशन निकालो। न्यूटन किसका डायमेंशन है? फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2 अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी अपॉन L2 है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। ओके, और अपने पास दूसरा कौन सा है? इसका डायमेंशन, डायमेंशन तो इसका भी सेम है, तो ml2t-2। तो अपन यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो इसको L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी आ गया L की पावर? -1, क्योंकि -1 बचेगा ना यहाँ पर, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो 1 के ऊपर चला गया, तो इसकी डायमेंशन हो गई ml-1t-2। ये डायमेंशन हो गई किसकी? यंग्स मॉडुलस की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। ठीक है, ये डायमेंशन हो गई। अब हम इस डायमेंशन को यूज करके फिगर आउट करेंगे आंसर आएगा क्या। ओके, तो ये भी डायमेंशन सेम डायमेंशन है, ये भी सेम डायमेंशन का, मैंने बताया था ना डायमेंशन दोनों की सेम होती है। अब डायमेंशन में कंपैरिजन क्या है वो देखते हैं। चलो, m1l-1t-2, ठीक है। अब m दोनों का मास निकालते हैं अपन, इन दोनों में मासेस में अगर मैं न्यूटन देखूं तो न्यूटन इज व्हाट? न्यूटन, स्पेस नहीं बची मेरे पास में। आप लोग एक काम करो, 2 मिनट वीडियो पॉज करके ये नोट करो, है ना, ताकि मैं इसको रब कर सकूं, फिर वील सॉर्ट इट आउट। कर लिया? चलो, हाँ, इसको मैं यही सॉल्व करता हूँ। देखो ध्यान से, तो मेरे पास में इसको भी मुझे मास में और इसमें दोनों को कन्वर्ट करना होगा। तो न्यूटन को अगर मैं कन्वर्ट करूं mlt में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान से देखो, न्यूटन इज व्हाट? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई बाय अपॉन में अपने पास में मीटर स्क्वायर है टाइम। ओके, सो दोनों अपने पास में मीटर सेंटीमीटर सब में है ना। चलो वैल्यूज निकालता मैं, मास एक्सेलरेशन और टाइम, इन तीनों में वैल्यूज है। और एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अपॉन में अपने पास डिस्टेंस स्क्वायर है, ये डिस्टेंस स्क्वायर है ये अपने पास में। सेम ऐसे ही ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के लिए, सेम ऐसा टाइम के साथ में भी है। चलो, तो वैल्यूज रखते हैं अपन गाइस, m1l-1t-2 मास। इसमें मास कितना है? न्यूटन के अंदर अगर मैं मास देखूं तो ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम में मास कितना होगा? केजीज में, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में मास कितना होगा? ग्राम्स में, तो 1 ग्राम। ठीक है, अब ये डाइन में कन्वर्ट करना ना, तो डाइन को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो न्यूटन को कन्वर्ट कर लिया, न्यूटन तो इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, सिंपल। तो इसकी यूनिट होती है केजी। एक सेकेंड, अभी फिर से समझाता हूँ, नहीं समझ में आएगा एक मिनट। ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इज व्हाट? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ऐसा सिस्टम में मास क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये केजी के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अपॉन में मीटर स्क्वायर है, यानी अपॉन में क्या अपने पास में? मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, डाइन अगर देखें तो डाइन को भी अगर सीजीएस सिस्टम में रखेंगे तो सेंटीग्राम मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों यूनिट्स को आपको कंपेयर करना है, सो दैट मींस इन दोनों यूनिट्स का डिवीजन है। चलो, तो अब केजी किसके अपॉन में आएगा? ग्राम के। सेंटीमीटर मीटर के साथ और सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब इसकी पूरी डायमेंशन अपन निकाल चुके हैं। डायमेंशन कितनी है? m1l-1t-2। ओके, m1 में मास, इन दोनों का कंपैरिजन क्या है? केजी अपॉन ग्राम है ना इनका कंपैरिजन, और दोनों की वैल्यूज 1 1 ही अपने पास में भी। ओके, इसकी क्वांटिटीज क्या है अपन को निकालनी है, निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेंगे। देखो 1 लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर? लेंथ यहाँ पर मीटर्स में है और यहाँ पर कितनी है? सेंटीमीटर्स में, -1। टाइम इधर भी सेकंड में है और इधर भी सेकंड में है, -2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर तो आंसर 1 आ गया, ठीक है। इधर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, 100 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000, तो 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया 1000, तो 1000 इंटू 100, रेसिप्रोकल करेंगे तो इंटू 100, मल्टीप्लाई बाय ये तो 1 आ गया, तो 100 से 2 0 से 2 0 कट के आंसर कितना आ गया? 10। ये किसकी वैल्यूज हो गई? ये वो वैल्यू है n2 की, क्योंकि देखो इन दोनों को डिवाइड किया, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आ क्या रहा था अपने पास में? n2 कितना हो गया? 10। सो दैट मीन्स 1
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना चाहता हूं तो आई नीड टू पुट 10 देयर। सो यंग्स मॉडुलस इन डायन इज 19 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस। दैट्स थोड़ा हॉट स्पॉट है, जल्दी से नोट करो। आपको समझ में आ गया कहां से क्या नोट करना। ये क्वेश्चन है अपना, यहाँ तक क्वेश्चन है सीरियस सिस्टम में। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है लास्ट के अंदर। ओके, उसके बाद अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, ये दोनों सॉल्व किया, लास्ट में ये सॉल्व किया। जल्दी से नोट करो। ओके गाइस, सेकंड यूज है अपने पास में इसका, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, है ना। डायमेंशनल करेक्ट है या नहीं है ये इक्वेशंस, ये चेक करने के लिए देखो ध्यान से सुनो। डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे चेक करता है। अगर मान लेते हैं, मैंने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल, कि अगर मान लो डायमेंशनली करेक्ट है दोनों फॉर्मूलाज, मतलब अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो एलएचएस और आरएचएस दोनों में आपके पास जो डायमेंशन आएगा वो करेक्ट आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको याद है इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। तो ये जो इक्वेशन अपने पास में, इनको चेक करते हैं एक बार, है ना। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। ओके, यू इज एस, हमको पता है डिस्टेंस है L1, यू स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, L1 t minus 1 मल्टीप्लाई बाय t plus 1 प्लस हाफ a एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L1 t minus 2 मल्टीप्लाई बाय t2, t minus 2 से t2 कट गया, t1 से t1 कट गया। मैंने आपको क्या बोला था, सेम क्वांटिटी से तो ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगा। सो इट इज L1 प्लस हाफ L1 और आंसर L1। डायमेंशन करेक्ट है ना, दोनों साइड देखो L1 को ऐड करके L1 आंसर आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसको अब आप लोग क्या करोगे, बाकी जो इक्वेशंस है ना, v इज इक्वल टू u प्लस एटी एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इन दोनों को आप चेक करोगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड यूज है इसका, ऐसे मैं नोट कर देता हूं। हाँ, थर्ड अपना यूज होता है टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। कि जैसे अगर मान लो मेरे पास में दो तीन फिजिकल, जैसे एक बहुत कॉमन सी चीज है कि फोर्स इज इक्वल टू ma, मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो फोर्स आ जाएगा। कैसे पता, आपने डायमेंशन चेक करके देखा ना कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डायमेंशन वही आ रहा है जो फोर्स का डायमेंशन होता है। दैट मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। सिंपल, अभी आपको मैंने कराया था ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो मैंने इसमें हाफ एटी स्क्वायर ही रखा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन L1 बन रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन L1 बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अस द वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दैट अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो आप कैसे कर पाओगे, अगर आपको पता है कि इनका जो फिजिकल क्वांटिटी है जितनी भी अपने पास में, इन सब का जो वैल्यूज आ रही है, जैसे डायमेंशनली करेक्ट आ रही है, तो वो आपस में कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर ए टी स्क्वायर, यहाँ पर तो समझ में आता है कि -2 था इसलिए T2 रख दिया। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनका हमको वैल्यूज ही नहीं पता होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। तो उस वाले सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन कराता हूं मैं। क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन नोट करता हूं इतनी देर में आप हाँ क्वेश्चन नोट करता हूं मैं यहाँ पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नोट किया मैंने। लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ simple pendulum t where t is the time period. t time period depends upon first, किस पे डिपेंड करता है देखो, first mass of the bob, okay, second L length of the pendulum, third g gravitation due to acceleration। तो किस पे डिपेंड करता है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनेट है मास के, प्रोपोर्शनेट है
लेंथ के और प्रोपोर्शनेट है ग्रेविटेशन, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, इन तीनों के प्रोपोर्शन है। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो T इज प्रोपोर्शन टू मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशन, ठीक है, इन तीनों के प्रोपोर्शन है। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं, वी नो दैट वी विल गेट अ कांस्टेंट, यहाँ पे K ले लिया मैंने, वो कांस्टेंट mLg, दिस इज द फॉर्मूला गाइस। अब इस फॉर्मूले की एक्चुअल वैल्यूज क्या है, मास भी 1 है, लेंथ भी 1 है, ग्रेविटेशन भी 1 है, ऐसा क्या? नहीं, हमको नहीं पता मास कितना है, लेंथ कितनी है, ग्रेविटेशन कितना है, जिनको मल्टीप्लाई करके टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर्स नहीं पता ना हमको, तो पावर हम A, B और C ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी A, B और C तो आएगा, ओके। चलो अब इनको डायमेंशन से करेक्ट करते हैं। देखो यहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं, डायमेंशनली कैसे करेक्ट करेंगे। टाइम की डायमेंशन कितनी है, T1, ये तो है LHS। अब हम RHS की बात करते हैं। K एक क्वांटिटी है गाइस, मैथमेटिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। मास M1, पावर कितनी ली मैंने, A, ठीक है। L लेंथ, L1 पावर कितनी ली मैंने, B। G ग्रेविटेशन, L1 T माइनस 2, एक्सेलरेशन होता ना ग्रेविटेशन, ओके। C ये ले लिया। अब इन तीनों को वंस अगेन m टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a 1 मल्टीप्लाई बाय b l की पावर c t की पावर माइनस टू c, ये आ गया अपने पास। चलो अब मैं इसको फिर से m a प्लस l b प्लस c और t माइनस 2c, ओके। सो m a l b प्लस c प्लस t माइनस 2c। इन सबका आंसर कितना आना चाहिए, इन सबका आंसर आना चाहिए T1, दैट मीन्स m भी 0 होना चाहिए, l भी 0 होना चाहिए, आंसर आना चाहिए T1। तो m 0 यानी a इज इक्वल टू 0 हो गया, b प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, b प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि l 0 है इधर भी, तो इधर भी 0 है। b प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे, सो b इज इक्वल टू माइनस c हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट अपने पास t इज इक्वल टू माइनस 2c, t इज इक्वल टू, t की वैल्यू कितनी है, माइनस 2c। तो माइनस 2c किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहां देखो माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/2। यहां पर मैं c की वैल्यू रखूंगा माइनस 1/2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 1/2। यहां सॉल्व करता हूँ, b इज इक्वल टू 1/2 आ गया, c इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया, और a इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये तीनों चीजें अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं तो व्हाट विल गेट, मुझे मिलेगा t इज इक्वल टू k, m तो 0 हो गया, l 1/2 आएगा, b हाँ 1/2, एंड t इज इक्वल टू माइनस 1/2। पावर 1/2 होने का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो मैं इसको लिख सकता हूं t इज इक्वल टू k, m तो 0 हो गया, अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट t, ठीक है। और इस पे पूरे पर अंडर रूट लगाऊं तो अंडर रूट l अपॉन t, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन t। सो इस तरह से हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसका, बॉक। तो ऐसे किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर हमको पता हो कि वो चीज किस किस पे डिपेंड करती है। तो हमको पता है किस किस पे डिपेंड करता है, दोनों का डायमेंशन करेक्ट करो, आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलो एक आप लोग आगे पढ़ोगे ना 11th क्लास में, फ्लूइड्स के अंदर आप लोग सॉल्व करोगे स्टोक्स थ्योरम, है ना। तो स्टोक्स थ्योरम के अंदर आप यही मेथड यूज करोगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला। चलो वो जब करेंगे तब देखना, उससे पहले ये नोट करो गाइस, ये न्यूमेरिकल है और ये दोनों टाइप्स हैं, ठीक है। ओके गाइस, एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपको बोर्ड पे, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन का क्वेश्चन है ये। द सेंट्रीपिटल फोर्स F is acting on a particle moving uniformly in a circle may depends upon the mass, velocity and the radius of the circle, ठीक है। Determine the formula of force। आपको फोर्स का फॉर्मूला निकालना है गाइस। सॉल्यूशन मैं सॉल्व करूंगा, उससे पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो उसको सॉल्व करने का 3 मिनट के अंदर। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाता तो देखो इधर कैसे सॉल्व होने वाला था। वैसे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो मैंने भी पहले सॉल्व किया था उसके जैसा, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करो उसको, नहीं होता तो इधर देखो, ठीक है। तो फोर्स निकालना है हमको, फोर्स कैलकुलेट करना है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है गाइस, मास पे, ठीक है, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ये तीनों को अलग अलग करना है, मैं एक साथ ही कर रहा हूं यहाँ पर। वैसे एक्चुअली दिस इज
मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, ऐसा है। मैंने तीनों को एक साथ यूज किया है। नाउ वी आर सॉल्विंग इट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आता है, F इज इक्वल टू के एम वी आर। फोर्स डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। के ओके, m मास, m हमको नहीं पता कितनी है, a b और c ले लें। तो इसके डायमेंशन अगर देखेंगे तो m1 की पावर है a, वेलोसिटी l1 t माइनस 1 की पावर है b। इसको रब कर देता हूं, किसी काम का नहीं है। ओके, एंड रेडियस, लेंथ है अपने पास में, इसकी पावर है l1 c। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम। m1 m a l b t माइनस b l c, ठीक है। फिर से m a l b प्लस c t माइनस b, ठीक है। तो m कितना है, a, यहां पर m टू द पावर a, m टू द पावर 1, सो a इज इक्वल टू 1। यहाँ l टू द पावर b प्लस c, l टू द पावर 1, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। t टू द पावर माइनस b, t टू द पावर माइनस 2, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर माइनस b आया और ये माइनस 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू 2 प्लस c इज इक्वल टू 1। c को शिफ्ट करेंगे, 1 को उधर लाएंगे तो c इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a इज इक्वल टू 1। a b c तीनों की वैल्यूज आ चुकी है, लेट्स प्लेस इट, ठीक है। सो इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे, लास्ट स्टेप अपने पास में आएगा f इज इक्वल टू के m, a की वैल्यूज 1 है, b की वैल्यूज 2 है, c की वैल्यूज भी 1 है, सो k इज इक्वल टू mv स्क्वायर r। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, mv स्क्वायर। एक सेकेंड, c की वैल्यूज, हाँ c को उधर शिफ्ट करेंगे, c नेगेटिव भी तो हो जाएगा, ठीक है। 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, 1 इधर नेगेटिव, तो c की वैल्यूज -1 है। तो यहाँ पे c किसका था, रेडियस का, -1, तो -1 आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। दैट मींस k इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये अपने पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया है। ओके, समझ में आया? जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया है तो। ओके, नेक्स्ट आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, सॉरी नेक्स्ट एक क्वेश्चन, या अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्वेश्चन तो इजी से ही है इसके। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो व्हाट आर द लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस हैज। फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये मैग्नीट्यूड ही मेजर करता है सिर्फ, है ना, डायरेक्शन मेजर नहीं करता। तो आपको ये नहीं बता सकता कि क्वांटिटी स्केलर है, मेजर है, सॉरी स्केलर है या वेक्टर है। दूसरा, इट कैन नॉट शेयर द डिटेल्स अबाउट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड, आपको मैग्नीट्यूड ही मेजर करके देगा, उसके बाद ये क्वांटिटीज जो मेजर करता है ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करता है। सो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो निकाल के नहीं दे सकता, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है, मैथमेटिकल मेजर नहीं करता। इसका मतलब क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया था ना हमने अभी, ये डायमेंशनली करेक्ट है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि हाफ की तो डायमेंशन है ही नहीं ना, तो आपने हाफ हटा दिया चाहे हाफ लगा दिया, डजंट मैटर, दोनों ही इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। जबकि दिस इज नॉट अ करेक्ट डायमेंशन, सॉरी दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला। सो ये इस तरह की वैल्यूज भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। थर्ड, इसके साथ साथ अगर आपने अभी देखा तो अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों में t इज इक्वल टू k था, f इज इक्वल टू k था, अभी भी सॉल्व किया हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या k की वैल्यूज निकाल पाए, k कितना था, mv स्क्वायर बाय r, आपने यूनिट सॉल्व कर ली, k की वैल्यूज नहीं निकाल सकता ये। दैट मीन्स आपको एक क्वांटिटी मेजर करके दे सकता है, लेकिन उसमें k कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट की वैल्यूज कैलकुलेट करके नहीं दे सकता। थर्ड, फोर्थ है आपके पास में कि ये ऐसे एक्सप्रेशन में फेल हो जाता है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन तक तो ठीक है, ये ऐसे एक्सप्रेशन में फेल हो जाता है जहां पर एक्सपोनेंशियल्स आ जाते हैं, मतलब पावर्स के ऊपर पावर आ जाती है, या फिर लॉगरिथमिक आ जाता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ये फेल हो जाता है। सो इट डज नॉट वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्रीज, tan थीटा sin थीटा, ठीक है। इट डज नॉट वर्क विद लॉग, इट डज नॉट वर्क विद एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है। इन तीनों के साथ ही काम नहीं करता है, या इसके अलावा भी जो भी इस टाइप की वैल्यूज होती हैं उनके साथ ही काम नहीं करता है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, ये लिमिटेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस की, इनको भी नोट कर लो, आगे सॉल्व करते हैं।
ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है वो किस ऑर्डर का है, 10 to the power 1 ऑर्डर का, 10 to the power 2 है, 10 to the power 3 है, ठीक है। तो जैसे हम वैल्यूज मेजर करते हैं ना, ग्राम, किलोग्राम, है ना, इस तरह से। तो कौन से ऑर्डर का है? किलोग्राम इज 10 to the power 3, वो तो स्टैंडर्ड यूनिट है, आई एम सॉरी, स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, दैट्स फाइन। अदरवाइज किलोग्राम को अगर हम देखें तो 10 to the power 3 ग्राम ऑर्डर का है। तो अगर हम ग्राम के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर देखें तो 10 to the power 3 है, मतलब उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 3। ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 10 to the पावर्स में मेजर करते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना, ये वाला सन का डायमीटर अगर हम देखें तो सन का जो डायमीटर है वो 1.39 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 10, डायमीटर की बात कर रहा हूँ, 10 to the power 10 मीटर्स होता है, ठीक है। सो ये जो सन का डायमीटर वो कौन से ऑर्डर का है? मीटर के कंपैरिजन में वो 10 to the power 10 ऑर्डर का है, मतलब उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 10। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास में बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनका हम कंपैरिजन में निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये अगर मैं ग्राम के कंपैरिजन में देखूंगा तो जनरली हम जो ऑर्डर ऑफ, अगर आपके पास में सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा हो तो समझ जाना इट इज रिलेटेड टू एसआई यूनिट्स, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए लिखा हो तो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं ग्राम के कंपैरिजन, सॉरी, अगर सेंटीमीटर के कंपैरिजन में इसको निकालना चाहूँ तो 10 to the power 3 यानी 10 to the power 13 ऑर्डर का हो जाएगा ये सेंटीमीटर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसकी एक टेबल है गाइस, है ना, जो आपको सारी वैल्यूज बताती है कि ऑर्डर ऑफ 10 में। तो इसके दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ। इसकी टेबल को जल्दी से नोट करो, बताता हूँ। गाइस नोट डाउन द टेबल। सो ये है 10 की सारी पॉजिटिव पावर्स के लिए और ये है 10 की सारी नेगेटिव पावर्स के लिए। तो 10 की पॉजिटिव पावर्स में 10 की पावर 1 को हम बोलते हैं डेका, सिंबलाइजेस DA, 10 to the power 2 को हेक्टो, 3 को किलो, 3, 4, 6 को 10 to the power। यहां से देखो, यहां से ये दोनों ही 3 के पावर्स में, 3 की टेबल्स में स्टार्ट हो जाएंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 6, 9, 12, 15, 18 सब नेगेटिव में, सब पॉजिटिव में। तो आप क्या करो, इनको पहले, है ना, 3 की टेबल्स में पहले याद कर लो और सिंबलाइज, मतलब इनको याद ऐसे कर लेना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो जब भी आप ऐसे याद करोगे तो मिली, माइक्रो, नैनो तो आपको याद रहेगा। 3 to the power 1, 3, 6, 9, 12, है ना। तो मिली, माइक्रो, नैनो इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी। सेम है यार, अगर हम करेंगे तो किलो, मेगा, गीगा अगर आप ऐसे याद रखोगे 3 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9, इस तरह से याद करना इजी रहेगा, है ना। ओके, सो 10 to the power 3 is kilo, then mega, then giga, then tera, then peta, 10 to the power 15 and 10 to the power 18 is exar. Here 10 to the power -3 is milli, 10 to the power -6 is micro, 9 is nano, 12 is pico, femto and atto। सिंबल सबके यहाँ नोट करे हुए, एज इट इज के ऊपर नोट कर लो। इंपॉर्टेंट टेबल है, आगे भी काम आएगी, मैथ्स में भी और फिजिक्स में, दोनों में। चलो, ओके। सो इस टेबल के बाद में, ये जो टेबल आप नोट करोगे, आराम से नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टेबल आप नोट करोगे, इस टेबल के बाद में आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके बाद एरर्स, ठीक है। तो वी आर डन विद ये 2 टॉपिक बचे हैं बस, इसके बाद ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। सो न्यूमेरिकल भी साथ साथ करते रहेंगे गाइस, जल्दी से नोट करो एंड वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक।